नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302 पार्ट 9। तो फिर यह क्या है? अनीता गोस्वामी ने रिवॉल्वरों वाले बोरों की तरफ इशारा किया। मलानी ने बोरों को देखा, बोला कुछ नहीं। कितनी रिवॉल्वरें होगी यह? अनीता गोस्वामी के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। एक बोरे में 1000, मतलब कि यह 2000 रिवॉल्वरें हैं। हे भगवान, अगर ये रिवॉल्वरें 2000 लोगों को थमा दो, जानते हो कि वो कितना खून खराबा कर सकते हैं? अनीता गोस्वामी के होठों से निकला। मलानी खामोश रहा। कहाँ से लाया गया इन रिवॉल्वरों को? अमेरिकन मैक की रिवॉल्वरें हैं और पाकिस्तान से भेजी गई हैं। मलानी गंभीर था। किस वास्ते? हिंदुस्तान में फैलाने के लिए। पाकिस्तान ने यह रिवॉल्वरें मुफ्त में भेजी हैं, लेकिन ब्रूटा साहब के आदमी इन रिवॉल्वरों को ऊंचे दामों में बेचेंगे। पाकिस्तान के इरादे भी पूरे हो जाएंगे कि उनके भेजे हथियार हिंदुस्तान में फैल गए। इधर ब्रूटा साहब को तगड़ी कमाई हो जाएगी। अनीता गोस्वामी मलानी का चेहरा देखती रही। किस रास्ते से इस बेडरूम में यह थैले लाए गए? मलानी खामोश रहा। मैंने इन थैलों को देखा है। इन पर पानी की बूंदें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जगह से कोई रास्ता समंदर तक जाता है। उसी रास्ते से ये हथियार यहाँ पहुंचे। मलानी ने कुछ नहीं कहा। यह सब तो हमेशा चलता ही रहता होगा। अक्सर छोटे बड़े हथियार आते रहते होंगे। मलानी ने शराफत से सहमति से गर्दन हिलाई। मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसा गिरा हुआ काम करते हो। अगर मुझे मालूम होता तो। मैं ब्रूटा साहब की नौकरी करता हूँ, मलानी ने कहना चाहा। तुम नौकरी की आड़ में ब्रूटा के गलत काम करते हो। देश में दंगा फसाद करवाने में हथियार बांटकर गलत लोगों की सहायता करते हो। मैंने जिंदगी में पहली बार प्यार किया, और वो भी गलत आदमी से। यह मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितनी शर्म आ रही। प्लीज अनीता, मुझे समझने की कोशिश करो। अब समझने को बाकी रहा ही क्या है? अनीता गोस्वामी का स्वर गुस्से से भर उठा। देख लिया तुम्हारा असली चेहरा, वक्त से पहले देख लिया। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज अनीता, मलानी ने कहना चाहा। मैंने कहा है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी बात सुनकर ही तुम्हें जाना होगा। हॉल में चलो, वहां बैठकर बातें करते हैं। कहने के साथ ही मलानी ने उसकी बाह पकड़ी और दूसरे कमरे में ले गया। उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी सामने बैठ गया। अनीता गोस्वामी भी दांत भींचे मलानी को देखे जा रही थी। मलानी ने मोबाइल फोन निकाला और ब्रूटा से बात की। सर, सामान आ गया है। गुड, तुम जहाज पर ही रहना। अंधेरा हो चुका है। मैं 2 घंटे तक सामान ले जाने के लिए आदमी भेज रहा हूँ। ब्रूटा की आवाज मलानी के कानों में पड़ी। मलानी ने फोन बंद करके जेब में डाला, फिर उसे देखा। अब कहो, तुम क्या कह रही थी? मलानी बातों के दौरान गंभीर ही रहा। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, अनीता गोस्वामी ने दांत भींचकर कहा। इसलिए कि मैं गलत काम करता हूँ? हाँ, तुम। यह काम मैं नहीं, ब्रूटा करता है। वो हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर है। कभी पाकिस्तान से हथियार आते हैं, तो कभी चीन और अमेरिका से, और यह जहाज ब्रूटा के इसी काम आता है। कोई नहीं जानता कि एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है ब्रूटा। कोई जान भी जाए तो उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल सकता। और तुम हथियारों के इस बड़े सौदागर के खास साथी हो। तुम? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मलानी गंभीर स्वर में कह उठा। 15 सालों से ब्रूटा के साथ हूँ। बनते बनते उसका खास आदमी बनता चला गया। मुझे गलत मत समझो। मैं सब कुछ सामने है, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें गलत ना समझूं। सॉरी मलानी, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये संभव नहीं। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। तो क्या मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? अनीता गोस्वामी के दांत भिंच गए। अगर करते हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा असल रूप देख चुकी हूं मैं। तुम कुछ भी कर सकते हो। मलानी ने पैक बनाया, घूंट भरा, फिर शांत स्वर में बोला। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती अनीता। मैं तुमसे शादी करना, ये अब नहीं हो सकता। तुम जो काम करते हो वो छोड़ोगे तो तभी हमारी शादी होगी। इस काम में जो एक बार आ जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। ब्रूटा को इस बात का एहसास भी हो गया कि मैंने ऐसा कुछ सोचा है तो वो मुझे खत्म करवा देगा। ब्रूटा की ताकत से तुम वाकिफ नहीं हो।
तो मैंने तुम्हें कब कहा है ब्रूटा को छोड़ो? अनीता गोस्वामी कड़वे स्वर में कह उठी। मैंने तो कहा है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते। भविष्य में मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मलानी सोच भरे ढंग से घूंट भरता रहा। अगर मैं ब्रूटा का साथ छोड़ दूं, यह काम छोड़ दूं, तो तब तुम्हें मेरे से शादी करने में कोई ऐतराज है? तब कोई ऐतराज नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ब्रूटा से अलग हो सकूं। हो सकता है इसमें साल 6 महीने का वक्त लग जाए। मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। कहने के साथ ही वो उठ खड़ी हुई। मुझे बंदरगाह तक पहुंचा दो। मलानी ने उसे देखा और शांत भाव में कहा, ब्रूटा के आदमी आने वाले हैं। इस वक्त मैं जहाज छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन बोट वाला तुम्हें बंदरगाह तक छोड़ आता है। मलानी उठ खड़ा हुआ। यहाँ जो भी तुमने देखा है, इसका जिक्र किसी से मत करना। बात खुली तो हम दोनों के लिए खतरा हो सकता है। इतना बताने के बाद अनीता गोस्वामी ठिठकी। देवराज चौहान की निगाह बराबर अनीता गोस्वामी पर थी। मलानी ने ही बातों के दौरान मुझे बताया था कि इस बार जब जहाज सिंगापुर के लिए रवाना होगा तो रास्ते में पाकिस्तान द्वारा भेजी गई हथियारों की बहुत बड़ी खेप बीच समंदर में ही जहाज पर ब्रूटा रिसीव करेगा और उस खेप को अपने आदमियों द्वारा मुंबई रवाना कर देगा। और मैं नहीं चाहती थी कि हथियार हिंदुस्तान पहुंचे। क्योंकि यह बात बाद में, देवराज चौहान ने टोका। पहले महादेव वाली बात पूरी करो। 2 पलों की चुप्पी के बाद अनीता गोस्वामी पुनः बोली। उस रात जहाज से जाने के बाद मेरा चैन जाने कहाँ गुम हो गया। मेरी आंखों के सामने रिवॉल्वर वाले थैले ही घूमते रहे और सोचती रही कि 2000 रिवॉल्वर कितने घर तबाह कर देंगे। यह बात ठीक कही थी मलानी ने कि ब्रूटा को हथियारों का सौदागर साबित कर पाना आसान काम नहीं था। पुलिस के पास भी जाती तो वह मुझे पागल कहकर भगा देते और हो सकता था कि ब्रूटा को मेरी हरकत की खबर लग जाती तो वह अपने आदमी मेरे पीछे डाल देता। ब्रूटा के पास वास्तव में बहुत ताकत है। मैं सोचती रही कि क्या करूं कि पाकिस्तान जो हथियार हिंदुस्तान में फैला रहा है वह ना फैले। मेरा ध्यान जहाज के बेडरूम पर गया कि वहां से कोई गुप्त रास्ता नीचे समंदर तक जाता है। वहां से अवैध हथियार जहाज के भीतर लाए और निकाले जाते हैं। मैंने सोचा पहले जहाज के उस रास्ते का पता लगाना चाहिए। अगर पता लग जाता है तो फिर जैसे तैसे पुलिस कार्यवाही भी करवाई जा सकती है। इस काम के लिए मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो बंदरगाह की जानकारी रखता और गोताखोरी जानता हो। मैंने गोताखोर की तलाश की। इसी तलाश के दौरान किसी ने मुझे असलम खान का पता बताया। असलम खान से बात हुई तो उसने मुझे महादेव से मिलवा दिया। महादेव बंदरगाह के बारे में जानता था और गोताखोरी भी जानता था। वह कमजोर जान अवश्य था, परंतु मेरे काम का था। मैंने उसे 1 लाख रुपए देने का वायदा करके उसे भरोसे में लेकर कहा कि बंदरगाह पर 302 नंबर का जो जहाज खड़ा है उसके पेंदे से कोई रास्ता जहाज में जाता है, वो रास्ता तलाश करे। और महादेव जहाज के नीचे से रास्ता तलाश करने लगा। देवराज चौहान बोला, हाँ, महादेव ने काम तो शुरू किया, लेकिन दूसरी बार में ही जहाज वालों को उस पर शक हो गया। वो जब ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ समंदर में जहाज के पेंदे में कोई रास्ता तलाश कर रहा था, तब जहाज का ड्रेस डाइवर भी जहाज के पेंदे की रूटीन चेकिंग कर रहा था। दोनों का टकराव हो गया। वो महादेव को पकड़कर खींचता हुआ बंदरगाह के तट तक ले गया। मैं वहां खड़ी देख रही थी और समझ गई कि महादेव मुसीबत में है। तब वे दोनों अकेले थे। मैं नहीं चाहती थी कि महादेव मुंह खोले। मैं फौरन उनके पास पहुंची और महादेव को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक वहां 2 आदमी और आ गए और महादेव के साथ साथ मुझे भी पकड़ लिया और वही बंदरगाह के एक ऑफिस में हमें बंदी बनाकर रखा। आधे घंटे में ही वहां ब्रूटा का कोई आदमी पहुंचा और उसने पूछा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जहाज के पेंदे में क्या तलाश कर रहा था। चुप रहने पर महादेव की ठुकाई होने लगी। महादेव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मार बर्दाश्त कर पाता। आखिर गुस्से से मैंने कह दिया कि तुम लोग जहाज की आड़ में हथियार लाकर देश में बेचते हो। मैं जानती हूँ कि नीचे से कोई रास्ता ब्रूटा के प्राइवेट हिस्से में बने बेडरूम में जाता है। अनीता गोस्वामी ठिठकी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। ऐसा कहकर तुमने गलत काम किया। कोई और बहाना बनाया जा सकता था। तुम ब्रूटा की इतनी बड़ी बात से वाकिफ हो गई तो वह तुम लोगों को जिंदा क्यों छोड़ेगा?
देवराज चौहान ने कहा। मेरे इतना कहने की देर थी कि उस आदमी ने मेरे सामने ही ब्रूटा को फोन करके सारी बात बताई। तो अगले 1 घंटे में ही ब्रूटा ने मलानी को वहां भेज दिया। मुझे देखते ही मलानी समझ गया कि क्या मामला है। मैं जहाज के रास्ते के बारे में छानबीन कर रही हूँ। मलानी ने अकेले में मुझे समझाया कि अभी भी वक्त है, इस मामले से मैं दूर हो जाऊं, वह सब ठीक कर लेगा। और मौका पाकर उसने मुझे और महादेव को वहां से भगा दिया। उन लोगों में से एक मुझे जानता था कि मैं नीलगिरी शिपिंग में काम करती हूँ। मैं समझ गई कि अब बचना आसान नहीं। मैंने यह बात महादेव को बताई तो महादेव ने कहा मैं उसके घर पर रह लूं। वहां से मैं सीधा अपने घर गई और सूटकेस में सामान भरकर महादेव के घर पहुंच गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। उसके बाद महादेव ब्रूटा के आदमियों की निगाहों में आ गया और मारा गया, लेकिन मैं बचती रही। अपने घर पर तुमने किसी की जान ली थी? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, अनीता गोस्वामी सिर हिलाकर कह उठी। वो वक्त याद करती हूँ तो जिस्म कांप उठता है। महादेव के मरने के बारे में सुना तो समझ गई कि अब महादेव के यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मुझे लगा इस वक्त सबसे बढ़िया जगह छिपने की मेरा घर ही है। वे लोग तसल्ली कर चुके होंगे कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। यही सोचकर मैं अपने घर पहुंची। दरवाजा खोला तो भीतर उस आदमी को पाया जो ब्रूटा की तरफ से वहां मेरे इंतजार में था कि शायद मैं वहां आ पहुंचूं, और पहुंच भी गई। उसने मुझे पकड़ लिया और चाकू निकालकर मुझे मारना चाहा। मौत सामने देखकर जाने मुझ में कहां से हिम्मत आ गई और मैं उसका मुकाबला करने लगी। मुझे नहीं याद कि कब मेरे हाथ में चाकू आया और कब उसके जिस्म पर वार करना शुरू किया। बहुत घबराई हुई थी मैं। जब वो मर गया तो तब मुझे लगा कि मैंने अपनी जान बचा ली है। देवराज चौहान ने कश दिया। और वो मौसी जो कि ब्रूटा की खास है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता है। वो अक्सर ब्रूटा के ऑफिस में आती थी, मुझे पसंद करती थी और मिला करती थी। उसने कई बार मुझे समझाया कि मलानी के साथ मैं सुखी नहीं रह सकती। खैर, ये अलग बात है। वैसे तो वे लोग मुझे ढूंढकर महादेव की तरह खत्म कर चुके होते, लेकिन मैं जानती हूँ कि मलानी की वजह से मैं बची हुई हूँ। वो वास्तव में मुझे सच्चा प्यार करता है, लेकिन ब्रूटा की वजह से मजबूर है। मलानी इस वक्त भी जानता है कि मैं जहाज पर हूँ और कौन से केबिन में हूँ। कोई और रास्ता न पाकर मजबूरी में मुझे खतरा उठाकर जहाज पर सफर करना पड़ा। मलानी को मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ब्रूटा का यह जहाज वापस हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। रास्ते में या सिंगापुर बंदरगाह पर कहीं भी इसे तबाह हो जाना चाहिए। तभी मैं उससे शादी करूंगी, क्योंकि ब्रूटा इसी जहाज की आड़ में हथियारों को हिंदुस्तान में फैला रहा है। इस जहाज का प्राइवेट हिस्सा जो कि उसके कब्जे में रहता है, वो खास ढंग से बना रखा है, जिसके कारण वो आसानी से सालों से अपने काम में सफर है। देवराज चौहान ने कश लिया और सिगरेट बंद कर दी। तुम्हारी केबिन जहाज में इस वक्त कहाँ है? वो चुप रही। जो मैं पूछता हूँ बताती जाओ। 6ठी मंजिल पर, केबिन नंबर 18। अनीता गोस्वामी बोली। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें महादेव का कातिल चाहिए तो वह ब्रूटा है, और मैं ब्रूटा को तबाह हुआ देखना चाहती हूँ। अगर तुम ब्रूटा को खत्म भी कर देते हो तो भी मेरा काम खत्म हो जाएगा। तुम्हें ब्रूटा की इस बात से इतनी नफरत क्यों कि वह हथियारों का सौदागर है? मुझे हथियारों से नफरत है। अनीता गोस्वामी की आवाज में गुस्सा आ गया। मेरी माँ बताती थी कि मेरे पिताजी की मौत की क्या वजह थी। मैं छोटी थी तब पिताजी बाजार से सामान खरीद कर ला रहे थे कि रास्ते में दंगा हो गया। कई गोलियां उनके शरीर में लगी और वो मर गए। दंगे में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी कोई इसी तरह देश में लाया होगा। अब भी जो हथियार देश में फैलाए जा रहे हैं, उनसे मेरे जैसी कई बेटियां बिना बाप के प्यार के रह जाएंगी। मैं जानती हूँ, जब पिता का साया सिर पर नहीं होता तो जीना कितना कठिन हो जाता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। आज रात ब्रूटा के जहाज में हथियारों के साथ साथ 50 करोड़ डॉलर की रकम भी मिलेगी, जो कि उसके पिछले कामों की पेमेंट है। हथियार तो वह चोरी छिपे हिंदुस्तान रवाना कर देगा और डॉलरों के रूप में मिली रकम को सिंगापुर में बैंक में डाल देगा। मरानी ने यह बात बताई थी। 50 करोड़ डॉलर? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। हाँ, बहुत बड़ी रकम होती है यह। हिसाब लगाओ,
40-50 रुपए का $1 हुआ तो 50 करोड़ डॉलर के कितने रुपए बनेंगे? देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। करोड़ों का हिसाब मैं कंप्यूटर से भी जल्दी लगा लेता हूँ। देवराज चौहान उसकी बचकानी बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। यह हथियार और रकम ब्रूटा को कब डिलीवर की जाएंगी? मैं नहीं जानती, लेकिन यह काम आज रात होगा। कहीं पर भी जहाज 2-4 मिनट के लिए रुकेगा और उसी गुप्त रास्ते से 50 करोड़ डॉलर और हथियार ब्रूटा के पास होंगे। तो उन हथियारों को लेकर ब्रूटा के आदमी कब मुंबई की तरफ चलेंगे? देवराज चौहान ने पूछा। यह नहीं जानती मैं। तुम जानती हो कि जहां ब्रूटा है, जहाज के उस प्राइवेट हिस्से में पहुंच पाना संभव नहीं। खास तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मलानी ने एक बार बताया था कि उनकी मर्जी के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। किसी को जाते ही उन्हें फौरन खबर मिल जाती है। तभी डेक पर आहटें और आवाजों की आवाज आई। बैठे बैठे दोनों की निगाह उस तरफ घूमी। चंद्रमा की रोशनी में ब्रूटा और वैशाली स्पष्ट नजर आए। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ब्रूटा की मध्यम सी आवाज उनके कानों में पड़ी। तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है कि? सुंदर में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे गलत खबर दे। ओह, सुंदर ने खबर दी है तुम्हें? वैशाली की आवाज सुनाई दी। यह ब्रूटा है, अनीता गोस्वामी कान में सूखे स्वर में बोली। जानता हूं। देवराज चौहान की आवाज भी धीमी थी। साथ में मौसी है, उसे भी जानता हूं। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? एकाएक अनीता गोस्वामी ने पूछा। है। बहुत बढ़िया मौका है। ब्रूटा को गोली मारकर समंदर में फेंक दो। चुप रहो, वो हमारी आवाज सुन सकते हैं। वे दोनों अंधेरे में हैं, इसलिए आसानी से उन्हें देख पाना संभव नहीं था। चलिए डार्लिंग। वैशाली का स्वर उनके कानों में पड़ा। जवाब में ब्रूटा ने कुछ नहीं कहा। मिनट भर डेक पर रहने के बाद वे दोनों चले गए। तुमने ब्रूटा को गोली क्यों नहीं मारी? अनीता गोस्वामी कह उठी। इसी के कहने पर इसके आदमियों ने तुम्हारे दोस्त महादेव को मारा था। तुमने अपने दोस्त की मौत का बदला क्यों नहीं लिया? डेक पर कोई नहीं था। मौसी को मैं समझा लेती। इतना बढ़िया मौका तुमने हाथों से गवा दिया। देवराज चौहान ने शांत भाव में सिगरेट सुलगाई। दोस्त की मौत का बदला लेने आ गए और गोली चलाने की हिम्मत नहीं? वो तीखे स्वर में बोली। ब्रूटा जहाज पर ही है, जाने वाला नहीं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? अगर ब्रूटा को अभी खत्म कर देता तो वो 50 करोड़ हाथ नहीं आएंगे। मैं समझी नहीं। अनीता गोस्वामी की आवाज में उलझन आ गई। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अनीता गोस्वामी भी उठी। ब्रूटा बचने वाला नहीं, यह उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा है। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। 50 करोड़ डॉलर जहाज पर तभी आएंगे जब ब्रूटा जिंदा होगा, इसलिए अभी इसका जिंदा रहना जरूरी है। ब्रूटा को खत्म करने के साथ साथ अगर 50 करोड़ डॉलर भी हाथ आ जाए तो क्या बुराई है? समझी, लेकिन जहाज पर ब्रूटा के ढेरों आदमी हैं। ऐसे में उस पर हाथ डालना आसान नहीं। मेरे ख्याल में तुम दौलत के लालच में पड़कर अपना मकसद भूल रहे हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। अनीता गोस्वामी कुछ कहने ही वाली थी कि ठिठक गई। उसे लगा जैसे जहाज की रफ्तार बिल्कुल कम हो गई हो, वो रुकने जा रहा हो। देवराज चौहान भी इस बात को महसूस कर चुका था। जहाज रुक रहा है। देवराज चौहान के माथे पर बल उभर आए थे। यहाँ शायद ब्रूटा 50 करोड़ डॉलर और हथियार लेगा, उसी गुप्त रास्ते से। अनीता गोस्वामी के होठों से निकला। तभी जहाज रुकने जा रहा है। देवराज चौहान वहां से फौरन आगे बढ़ा और रेलिंग के पास पहुंचकर आसपास निगाह दौड़ाने लगा। चंद्रमा की रोशनी में समंदर स्पष्ट नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने जहाज के हर तरफ देखा, परंतु उसे कोई भी हलचल नजर नहीं आई। अनीता गोस्वामी भी देखने की कोशिश कर रही थी कि जहाज के पास कोई है या नहीं। जहाज के आसपास तो कोई भी नहीं है। अनीता गोस्वामी उसके पास आती हुई बोली। अगर जहाज में माल पहुंचाया जा रहा है तो वे लोग गोताखोरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने के साथ ही देवराज चौहान की निगाह समंदर में हर तरफ दूर दूर तक दौड़ने लगी। दूसरे ही मिनट दूर, बहुत दूर, समंदर की छाती पर छोटा सा धब्बा नजर आया। वो छोटा जहाज था जिसकी पूरी लाइटें बंद थी। देवराज चौहान समझ गया कि जो सामान भी जहाज पर पहुंचाया जा रहा है उसे गोताखोर
पानी के भीतर ही खींचते हुए जहाज तक लाए होंगे। समझ नहीं आ रहा है कि जहाज यहाँ रुका क्यों है, अनीता गोस्वामी बोली। जहाज में माल पहुंचाया जा रहा है, देवराज चौहान बोला। यह तुम कैसे कह सकते हो? वो देखो, उधर दूर अंधेरे में छोटा जहाज खड़ा है, उसकी सारी लाइटें बंद है। उसी जहाज से इस जहाज में माल पहुंचाया जा रहा है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। तुमने ठीक कहा था कि जहाज के पेंदे में गुप्त रास्ता है, जहाज के भीतर माल पहुंचाने का। पेंदे में रास्ता कैसे होगा? वो रास्ता अगर खुला तो जहाज में पानी घुस जाएगा। पेंदे से रास्ता है, और रही बात पानी का जहाज में जाने की, तो उस पानी को रोकना मामूली बात है। वो जहाज वहां करीब 5-6 मिनट रुका, उसके बाद फिर चल पड़ा। जहाज में हथियार और 50 करोड़ डॉलर पहुंच चुके थे। अनीता गोस्वामी बेचैनी से बोली। अब ब्रूटा उन हथियारों को हिंदुस्तान पहुंचाने का कोई इंतजाम कर रहा होगा। देवराज चौहान ने अंधेरे में अनीता गोस्वामी को देखा। मलानी तुमसे मिलेगा? हाँ, वो रात को किसी वक्त अवश्य मेरे पास आएगा, अपने प्यार का इजहार करने। तो वो जब आए तो उससे जहाज में माल पहुंचने के बारे में मालूम करना। देवराज चौहान ने कहा। मैं कल सुबह इस बारे में पूछने तुम्हारे केबिन में आऊँगा। ठीक है, लेकिन बहुत बातें हो चुकी हैं, और बातें करनी हो तो सुबह करना, जब मैं आऊँ। बेहतर होगा कि तुम अपने केबिन में रहो। ब्रूटा के कई आदमी तुम्हें पहचानते हैं। कहने के साथ देवराज चौहान नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जहाज अब समंदर की छाती पर तेजी से दौड़ने लगा था। जहाज के प्राइवेट हिस्से पर स्थित ब्रूटा के खूबसूरत बेडरूम में प्लास्टिक के थैलों में बंद असंख्य हथियार नजर आ रहे थे। खतरनाक से खतरनाक जानलेवा हथियार। वह करीब 25 बोरे थे। बाजार में उन हथियारों की कीमत कई करोड़ों में थी, और वह 5 बड़े बोरे थे जिनमें से डॉलर झलक रहे थे। हर बोरे में बड़े बड़े नोटों की शक्ल में 10 करोड़ डॉलर की रकम थी, यानी कि पूरे 50 करोड़ डॉलर। एक बोरा ही इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए 2-3 आदमियों की जरूरत थी। ब्रूटा की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। वहां मलानी के अलावा 3 अन्य आदमी मौजूद थे। मलानी, ब्रूटा मुस्कुराकर बोला, पहला काम तो पूरा हो गया, अब दूसरा काम करो। हथियारों को फौरन हिंदुस्तान भेजने का इंतजाम करो। यह तुम्हें बता ही चुका हूं कि किस रास्ते से इस बार हथियार हिंदुस्तान ले जाने हैं, और हिंदुस्तान के कौन से तट पर हथियार पहुंचाने हैं तुम्हें। ब्रूटा बोला। याद है ब्रूटा साहब, हिंदुस्तान में हथियार रिसीव करने के लिए हमारे आदमी वहां मौजूद होंगे। हथियारों को लाइव फोटो में बांधकर समंदर में फेंक देना। जब हमारे आदमियों का सिग्नल मिले कुछ आगे समंदर में, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ब्रूटा ने कहते हुए हथियारों पर निगाह मारी। अगर ऐसा है तो उन लोगों से हमारे लोग ही हथियार रिसीव कर लेते। और ब्रूटा हंसा और मलानी को चुप हो जाना पड़ा। मलानी, अगर मैं बीच में से निकल जाऊं तो फिर मुझे पूछेगा ही कौन? वह लोग आपस में संपर्क बना लेंगे, समझे? मुट्ठी को बंद रखना पड़ता है। मुट्ठी खुल गई तो सारा खेल खत्म। आप ठीक कह रहे हैं, मलानी ने शांत स्वर में कहा। जाओ, हथियारों को लाइव फोटो के साथ बांधो। आधे घंटे बाद पश्चिम की तरफ से लाल रोशनी का 3 बार सिग्नल मिलेगा। तब हथियारों वाली लाइव फोटो को समंदर में फेंक देना। वे लोग ले लेंगे, और इन डॉलरों को सिंगापुर, हांगकांग के बैंकों में जमा कराना है। इन्हें 1 नंबर केबिन में पहुंचा देना। कहने के साथ ही ब्रूटा बाहर निकलता चला गया। ब्रूटा कंट्रोल रूम में पहुंचा। वहां 2 आदमी मौजूद थे और सामने नजर आ रही स्क्रीनों पर नजर रख रहे थे। स्क्रीनों पर ब्रूटा के बेडरूम के अलावा हर हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। सब ठीक है? ब्रूटा ने पूछा। यस सर, दोनों ने सतर्क स्वर में कहा। इस बार कुछ ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। जहाज पर हमारे 2-3 दुश्मन मौजूद हैं, जिन्हें अभी ढूंढा नहीं जा सका। अगर वह भीतर प्रवेश करने की कोशिश करें तो फौरन खतरे का अलार्म बजा देना। इस मामले में कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ब्रूटा की आवाज में आदेश था। कहीं भी लापरवाही नहीं होगी। हम हमेशा सावधान रहते हैं। निगरानी का सारा सिस्टम ठीक है? यस सर। ब्रूटा वहां से निकला और उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां कुछ केबिन बने थे। फिर एक केबिन का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। भीतर सुंदर मौजूद था।
ब्रूटा को देखते ही उसने फौरन उठने की कोशिश की। बैठे रहो, ब्रूटा ने कहा और खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। सुंदर की आंखों में व्याकुलता भरी स्पष्ट नजर आ रही थी। ब्रूटा ने खोज भरी निगाह उस पर मारते हुए सिगरेट सुलगाई। तुम यकीन के साथ कहते हो कि मलानी का अनीता गोस्वामी के साथ वास्ता है? ब्रूटा शांत स्वर में बोला। हाँ, लेकिन अभी मैं साबित करने को नहीं कह रहा हूं। जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसी बात का जवाब दो। सुंदर ने बेचैनी से पहलू बदला। अनीता गोस्वामी को जहाज पर देखा? हाँ, बंदरगाह पर मलानी से बातें करते और उसके बाद पार्टी हॉल में विक्रम की मौत के बाद अनीता गोस्वामी को जहाज की 6ठी मंजिल के डेक पर देखा। खूब अच्छी तरह पहचाना उसे। सुंदर बेचैनी से कह रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बातें आपसे कहूं या ना कहूं, लेकिन आपसे धोखेबाजी की मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए आपको इंटरकॉम पर बता दिया कि मुझे खबर करने के बाद तुम वहीं रहे। जी हाँ। अनीता गोस्वामी डेक से नीचे नहीं उतरी? नहीं। तो मेरे जाने पर वो कहाँ गायब हो गई? ब्रूटा का स्वर शांत था। मैं नहीं जानता। तब वो अकेली थी। वहां मैंने एक और इंसान को जाते देखा था। वह कोई यात्री था जिसे मैं नहीं जानता। डेक पर टहलने के लिए लोग जाते ही रहते हैं। मैंने पूछा है, वो डेक से नीचे नहीं उतरी तो क्या उसने समंदर में छलांग लगा दी? मैं नहीं जानता। सुंदर ने दांतों से निचला होठ काटते हुए कहा। जब आप मैडम वैशाली के साथ डेक पर गए तो मैं सीढ़ियों के पास से यह सोचकर हट गया कि डेक पर आप अनीता गोस्वामी से मुलाकात कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि डेक पर वो आपको मिलेगी ही नहीं। ब्रूटा सोच भरी निगाहों से सुंदर को देखता रहा। सुंदर ने पुनः बेचैनी से पहलू बदला। ब्रूटा साहब, सुंदर ने फंसे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि यह बात बताकर मैंने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। आपके सामने मैं साबित नहीं कर सकता कि मैं सच कह रहा हूं। अनीता गोस्वामी जाने किस कैबिन में है? जहाज के सारे केबिनों की तलाशी ले पाना संभव नहीं। उधर मलानी को मालूम हो गया कि मैंने आपको ये बात बताई तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। ब्रूटा मुस्कुराया, शांत मुस्कान। डेक पर से वो कहाँ चली गई? यह कोई गंभीर बात नहीं है। वहां अंधेरा था, रात का वक्त है। हो सकता है कि तब वो किसी शेड के नीचे हो और मैं उसे देख न सका। लेकिन इस बात पर मैं यकीन करता हूं कि तुम मलानी के बारे में जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। मलानी ने आज तक हर काम पूरा किया। महादेव भी नहीं बचा, जो इस जहाज का रहस्य जान गया था। लेकिन अनीता गोस्वामी बची रही। इस बात पर मैं खुद हैरान था कि वो हाथ क्यों नहीं आ सकी। लेकिन अब समझ चुका हूं कि वो मलानी की मेहरबानी से सलामत रही। ब्रूटा ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। सुंदर एक टक ब्रूटा को देखे जा रहा था। मलानी की शह पर अनीता गोस्वामी इस जहाज पर सफर कर रही है तो इसमें दो राय नहीं कि मलानी के मन में मेरे लिए विद्रोह की भावना आ चुकी है। ब्रूटा ने जैसे अपने आप से कहा, मेरे खिलाफ इतनी हिम्मत मलानी करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे से झूठ, मेरे से गद्दारी, गलत बात है। मलानी की ये हरकतें तो मुझे डुबो कर रख देंगी। सुंदर ब्रूटा की आंखों में अजीब सा पागलपन देख रहा था। हमारे धंधे में जो एक बार धोखा कर जाए तो उससे फिर कभी भी धोखे की उम्मीद की जा सकती है। तेरा क्या ख्याल है सुंदर? मैंने ठीक बोला? ब्रूटा के दांत भिजे हुए थे। आप ठीक कह रहे हैं। सुन, अनीता गोस्वामी जहाज पर ही है ना? जी हाँ। तू खामोशी से उसे तलाश कर, कहीं ना कहीं वो मिलेगी। जहाज के सिंगापुर पहुंचने से पहले ही उसे ढूंढ निकालना तेरा काम है। कर लेगा इस काम को? हाँ, सिंगापुर पहुंचने से पहले तो उसे तलाश कर ही लूंगा। तू ये काम कर। ब्रूटा उठ खड़ा हुआ। मलानी को मैं देखता हूं। देवराज चौहान सोहन लाल के केबिन में पहुंचा। तब सोहन लाल डिनर लेकर हटा था। खाना लिया? सोहन लाल बोला। अभी नहीं। देवराज चौहान ने बैठते हुए कहा। जगमोहन को ले आ। अनीता गोस्वामी मिली? सोहन लाल ने खड़े होते हुए पूछा। हाँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सोहन लाल जगमोहन को बुला लाया। अनीता गोस्वामी से क्या बात हुई? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने सारी बात बताई। ओह, तो यह चक्कर है, जगमोहन के होठों से निकला। लेकिन उस रात तो हमने ब्रूटा का बेडरूम छान मारा था।
सोहन लाल ने कहा, वहाँ तो हमें ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आई कि लगे वहाँ कोई गुप्त रास्ता भी है। तब हमें खुद नहीं मालूम था कि हम क्या तलाश कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसे में किसी गुप्त रास्ते को कैसे तलाश कर पाते? सोहन लाल ने सिर हिलाकर जगमोहन को देखा। तू क्या सोच रहा है? सोहन लाल ने पूछा। 50 करोड़ डॉलर के बारे में कि इतनी बड़ी रकम जहाज पर पहुंच चुकी है। जगमोहन मुस्कुराया। तो ले आ, ब्रूटा माल को अपने नीचे रखकर सिकाई कर रहा होगा। सोहन लाल व्यंग से बोला। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। ब्रूटा के प्राइवेट हिस्से में जाने के बारे में कोई रास्ता सोचा? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने कश लिया। हम यहाँ महादेव के कातिल को सजा देने के मकसद से आए थे, लेकिन 50 करोड़ डॉलर जैसी बड़ी रकम की मौजूदगी के बारे में जानकर उसे पाना दूसरा मकसद बन गया है। देवराज चौहान ने दोनों को बताया। ब्रूटा कहीं खिसकने वाला नहीं, वो सिंगापुर तक जहाज पर ही रहेगा और महादेव की मौत की कीमत उसे अपनी जान देकर ही चुकानी होगी। लेकिन ब्रूटा जहाँ है वहाँ की पहरेदारी ऐसी है कि वहाँ कदम रखते ही उन लोगों को हमारे बारे में मालूम हो जाएगा। भीतर जो लोग होंगे वो हमें तुरंत घेर लेंगे। सोहन लाल बोला। हर चीज की काट होती है, कोई योजना हो तो उसे भी काटा जा सकता है। इसी तरह कई सख्त से सख्त पहरेदारी हो तो उसे भी काटा जा सकता है। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब कि ब्रूटा ने जो सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है, हम उससे निपट सकते हैं? जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। वो समझ गया कि देवराज चौहान ने कोई रास्ता निकाल लिया है। देवराज चौहान ने दोनों पर निगाह मारी। वो कैमरे के लेंस कितनी ऊंचाई पर लगे थे? देवराज चौहान ने सोहन लाल से पूछा। करीब 7.5-8 फीट की ऊंचाई पर, सोहन लाल ने जवाब दिया। और जानते हो तुम इस वक्त कहां पर हो? क्या मतलब? सोहन लाल की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन मन ही मन सतर्क हुआ। केबिन नंबर 15, यानी कि यह केबिन उस छोटी सी गैलरी की दीवार के दूसरी तरफ है, जिस गैलरी में दरवाजे का डबल ऑटोमेटिक लॉक खोलकर गए थे, जो गैलरी 10 फीट लंबी थी। दोनों चौंके। उनकी निगाह केबिन के पीछे वाली दीवार पर जा टिकी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।